आपका स्वागत है। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेंगे और उसमें पढ़ेंगे डी ब्रोगली ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की द्वैत प्रकृति। तो देखिए अपन ने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये दोनों क्या बताती हैं, एक लाइट की जो लाइट आती है उसकी कणीय प्रकृति को बताते हैं। और दूसरा अपन ने पढ़ा जैसे विवर्तन है, अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन है, ये सब क्या बताते हैं, लाइट की वेव नेचर को बताते हैं। तो जब लाइट डबल बिहेव कर सकती है, यानी कि लाइट के भी क्या होता है, द्वैत नेचर होती है लाइट की भी, कि वो कणीय प्रकृति भी बता सकती है और क्या बता सकती है, वेव नेचर भी। इसी तरीके से डी ब्रोगली ने बताया कि जो मैटर होता है, जो पदार्थ होता है, वो भी क्या करता है, डबल नेचर रखता है, यानी कि द्वैत प्रकृति रखता है। उन्होंने किस तरीके से समझाया, उन्होंने बताया एक प्लांक का जो इक्वेशन है, यानी कि उन्होंने प्लांक इक्वेशन और आइंस्टीन की इक्वेशन को जोड़ के और क्या एक अपनी थ्योरी दी। तो देखिए प्लांक की जो इक्वेशन थी वो क्या है, E = h²। प्लांक की इक्वेशन है E = h²। और आइंस्टीन की क्या थी, आइंस्टीन की क्या है, आइंस्टीन की इक्वेशन जो थी वो है E = mc²। यानी कि ये दोनों इक्वेशन है, इनमें क्या है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या कर देंगे, इक्वल। तो देखिए दोनों को क्या किया, h∈ mc²। न्यू में आपको बता रखा है कि न्यू = क्या होता है, c/λ। तो ये न्यू की वैल्यू क्या कर देंगे, यहां रख देंगे। तो क्या बन जाएगा, hc/λ = mc²। ये जो c है इससे c काट देंगे। तो देखिए अपन को क्या है, लैम्डा निकालना है, यानी कि लैम्डा बाहर निकालेंगे। तो लैम्डा बाहर निकालते ये क्या बन जाएगा, h/mc। अब c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि ये तो लाइट के लिए दिया था ना प्लांक ने। अब क्या है, ये जो डी ब्रोगली है ये किसके लिए निकाल रहे हैं, मैटर के लिए, यानी ये तो पदार्थ के लिए निकाल रहे हैं। जो पदार्थ के लिए c को क्या मान लिया, c को v मान लिया, यानी कि v से डिनोटेट किया c को। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। अब ये जो v है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि लैम्डा = h/mv। अब ये जो mv है, यानी कि mv होता है p, और p क्या होता है बच्चों, p होता है मोमेंटम। मोमेंटम बोल सकते हैं, यानी कि संवेग बोल सकते हैं, या फिर गति बोल सकते हैं। तो इसकी जगह यानी कि mv की जगह क्या आ जाएगा, p। तो जैसे ही mv की जगह p पुट करेंगे तो लैम्डा = h/p हो जाएगा। लैम्डा = क्या हो गया, h/p। अब देखिए इसको अपन क्या लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, p के। यानी कि p क्या है, मोमेंटम है, तो जो मोमेंटम है यानी कि जो संवेग है उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है क्या, लैम्डा। तो ये अपन पहले भी देख चुके हैं कि जैसे ही कोई वेव है, यानी कि कोई वेव नेचर है, वेव है, ये देखिए लैम्डा क्या बता रहा था, लैम्डा बता रहा था डिस्टेंस को, यानी कि लैम्डा बताता है दूरी को। तो जो दूरी है यानी लैम्डा, ये जो वेव है जिसकी अपन ने बात की है कि जैसे ही लैम्डा बताएगा किसको, मोमेंटम के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जो वेव है यानी कि जो जिसकी दूरी ज्यादा होगी, वेव बड़ी होगी, तो उसका जो p होगा वो क्या होगा, कम होगा। और जो वेव है उसकी लेंथ छोटी होगी, उसकी दूरी यानी छोटी है, तो ये p क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि जो लैम्डा है वो p के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो ये किसका था, डी ब्रोगली का द्वैत सिद्धांत, यानी कि द्रव्य की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली ने बताई थी। कि जो लैम्डा यानी कि मैटर के बारे में बताया सबसे पहले डी ब्रोगली ने, यानी कि जो द्रव्य है उसके बारे में बताया था कि वो भी क्या करता है,
डबल बिहेव रखता है, द्वैत प्रकृति रखता है। तो बच्चों अब अपन पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो क्या था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जब लाइट की और मैटर का ड्यूअल बिहेवियर का पता चल गया कि वो दो तरीके से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में एक नई मैकेनिक्स का निर्माण होता है बच्चों, और उसको बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और वो जो क्वांटम मैकेनिक्स आती है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग जो दो साइंटिस्ट हैं उनका क्या होता है, बड़ा रोल होता है। तो आज अपन पढ़ रहे हैं हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो देखिए क्या था कि जब अपन ने बोर का मॉडल पढ़ा था तो पढ़ा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब बोर ने बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ही पाथ में यानी कि सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, बस वो अपने ही कक्ष में क्या कर रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। बट हाइजेनबर्ग ने बोला कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका जो वेग होता है यानी कि उसका वेग और उसकी स्थिति, इन दोनों को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। बस यही था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो उसका वेग और स्थिति का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपको ये देखना है जो ये सिद्धांत था ये माइक्रो पार्टिकल पे लागू होता था, यानी कि जो माइक्रो पार्टिकल्स थे, जो सूक्ष्म कण थे, उसी पे क्या होता था, ये सिद्धांत लागू होता था। अब देखिए क्या बताया इन्होंने कि जब एक इलेक्ट्रॉन की यानी कि जब एक इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगा रहा है तो जब इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन याद करनी है कि इसकी स्थिति यहाँ पे है, अपन ने डिनोटेट कर लिया कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। बट इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। कुछ समय बाद में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो जब उसका वेग बदल रहा है तो उसकी पोजीशन भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तब हाइजेनबर्ग ने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी वेग और उसकी स्थिति को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता। और उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया था, वो क्या था कि डेल एक्स इंटू डेल पी और ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये क्या दिया, हाइजेनबर्ग ने फॉर्मूला दिया था कि जो डेल एक्स इंटू डेल पी और ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h क्या है, h प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। अब देखिए P जो है ये मोमेंटम है, डेल P क्या है, मोमेंटम है, तो इसको लिख सकते हैं m डेल v। यानी कि m डेल v की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो देखिए डेल x इंटू m डेल v और ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई बोल सकते हैं। यानी कि ये क्या है, हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला है जो हाइजेनबर्ग ने बताया था। अब इसमें डेल एक्स और डेल पी क्या है, तो जो डेल एक्स है ये है अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टिनिटी ऑफ पोजीशन। और जो डेल पी है तो डेल पी क्या हो जाएगा बच्चों, अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। तो अनसर्टिनिटी ऑफ मोमेंटम। तो देखिए ये तो स्थिति में अनिश्चितता हुई और ये क्या हो गया, वेग या संवेग में अनिश्चितता हो गया। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है जब वो चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी स्थिति और उसका वेग दोनों एक साथ ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो तरीके से व्यवहार करता है इलेक्ट्रॉन, कणीय प्रकृति भी रखता है और तरंगीय प्रकृति भी रखता है। जब ये कणीय प्रकृति है तब तो क्या होगा, इसकी पोजीशन डिसाइड कर सकते हैं बट इसका वेग डिसाइड नहीं कर सकते। और जब तरंग हो जाएगी, तरंगीय प्रकृति की तरह अगर व्यवहार करेगा
तो वेग अपन डिसाइड कर सकते हैं, पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से देखो डेल एक्स और डेल पी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, ज्ञात हो सकती है। इसे डेल एक्स निकाल सकते हैं और डेल वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये क्या है दोनों, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन क्या है, डेल एक्स है, और अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता। तो देखिए ये था हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और अब क्या पढ़ेंगे आगे कि श्रोडिंगर ने क्या बोला था, जो श्रोडिंगर इक्वेशन थी उसके बारे में देखते हैं। देखिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी बच्चों, जब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और डी ब्रोगली का द्वैत व्यवहार आया मैटर के प्रति, तो इन दोनों के आधार पे श्रोडिंगर ने एक क्वांटम मैकेनिक्स बनाई और उसमें एक इक्वेशन बनाई उन्होंने। उस इक्वेशन को क्या नाम दिया, श्रोडिंगर इक्वेशन। और उस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का जो व्यवहार है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है उसको समझाया गया। तो देखिए वो इक्वेशन क्या थी, वो थी डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और E माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये क्या थी, श्रोडिंगर इक्वेशन थी। इसमें देखिए x, y और z, ये जो है x, y एंड जो z है ये 3D में है, यानी कि जो 3 डायमेंशन है, 3 दिशाओं में, तीनों दिशाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ये है 3 डायमेंशन। तो अपन अब देखते हैं साई क्या है। तो साई जो है ये है वेव का एम्पलीट्यूड, यानी कि एम्पलीट्यूड है, साई आयाम है। अब आयाम क्या है बच्चा, आयाम देखिए मैंने आपको वेव ऐसे गति करता हुआ बताया कि वेव की जो नेचर होती है वो इस तरीके से गति करता है। तो जो वेव जो इस तरीके से गति कर रहा है, इसका जो ये पार्ट है, यानी जो ये भाग होता है, ये होता है आयाम, ये बता रहा है साई। और साई स्क्वायर जो है ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कौन बता रहा है, साई स्क्वायर, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कहां कहां पाए जाते हैं वो साई स्क्वायर बता रहा है। अब देखिए ये जो है डेल स्क्वायर साई, डेल स्क्वायर साई, यानी कि साई को अपन कॉमन ले लेते हैं, ये साई कॉमन ले लिया, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर और प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। ये जो है तीनों को मिला के, इसको मिला के बनता है साई, और ये बनता है लैप्लासियन कांस्टेंट यानी ऑपरेटर। तो देखिए ये अगर इसकी वैल्यू डेल स्क्वायर साई के बराबर रख दें तो इक्वेशन क्या बन गई बच्चा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर और E माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। और जो ये डेल है, डेल स्क्वायर, वो क्या है, लैप्लासियन ऑपरेटर। लैप्लासियन ऑपरेटर। तो देखिए बच्चा ये क्या बन गया, यानी कि साइज इस डेल स्क्वायर को क्या रख दिया, इसके बराबर रख दिया। ये लैप्लासियन ने क्या दिया था, अपना एक ऑपरेटर दिया था कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो जो अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन है ये लास्ट में ये बन गई। और श्रोडिंगर क्या दिया था, श्रोडिंगर ने कि जो इलेक्ट्रॉन की नेचर है, इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो तीनों दिशाओं में गति करती है, ये बताया था। इसमें पूछा जाता है कि जो साई है इसको वर्क फंक्शन भी बोला जाता है।
यानी कि तरंग फलन, तरंग फलन भी बोला जाता है। ये है सोंडेगर इक्वेशन। थैंक यू बच्चों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना।